नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एयर इंडिया 2023 शुरू हो चुका है और इसमें कई तरह के विमान भारत आए हुए हैं और काफ़ी सारे देश भारत को अपना अपना जेट ऑफ़र कर रहे हैं। वहीं इस बार की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस बार अमेरिका ने F-35 भी भेजा है और पहली बार किसी ऐसे देश में भेजा है जो कि इस F-35 प्रोग्राम में शामिल नहीं था। तो देखिए, F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी क्लासिफाइड है और अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि किसी और देश के सामने उसका जो रडार सिग्नेचर है वो अनवील हो जाए। फिर भी अमेरिका ने F-35 को भारत भेजा है, तो इसका मतलब आप मान करके चलिए कि F-35 भारत को ऑफ़र किया जाएगा। लेकिन सभी की नज़र अलग अलग विमानों पर थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार तेजस पर ही ढंग से रिसर्च करके आपको बताऊं कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इस विमान पर अब भारतीय वायुसेना काफ़ी अच्छे तरीके से अपना भरोसा जता रही है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर दिए गए हैं। जो आज से 5 साल पहले आपको बताया जाता था कि ये 3rd जनरेशन कैटेगरी का जेट है और इसमें वैसी कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन अब इस पर काफ़ी सारा काम करने के बाद DRDO इसको कह सकता है कि ये 4.5 जनरेशन का जेट हो चुका है। साथ ही साथ इसमें जो अपग्रेडेड कैपेबिलिटीज़ हैं उन सभी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको लेकर के तेजस को क्रिटिसाइज़ किया जाता था वो ये था कि ये काफ़ी छोटा जेट है, तो जो नए ज़माने के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए जगह ही नहीं थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि समय के साथ धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता चला गया है। यानी कि विमान तो छोटा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब मॉडर्न ज़माने के आ रहे हैं वो भी काफ़ी छोटे आने लगे हैं, तो उस कारण से जगह की कमी अब इसमें प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता था कि इसमें हार्ड पॉइंट्स काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स थे और 8वां जो था वो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी कि FLIR कैमरा के लिए था। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आखिरकार DRDO ने निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया है मल्टीपल इजेक्टर रैक। जी हाँ, ये Mark 1 एडिशन में ही ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो मल्टीपल इजेक्टर रैक्स आने के बाद इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो बढ़ करके 10 हो चुके हैं, जो कि HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो जो पहले इंटरनल जैमर के लिए इसमें जगह नहीं हुआ करती थी उसको भी एड्रेस कर दिया गया, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा इसमें हार्ड पॉइंट अब ऐड हो चुका है मल्टीपल इजेक्टर रैक के रूप में, उस पर इसमें लगा दिया जाएगा एक स्टेट ऑफ द आर्ट जैमिंग पॉड, यानी कि ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है। पहले इजराइल का जो ELL 8222 जैमर आता था, लेकिन अब DRDO ने अब अपना एक अलग जैमर बना लिया है और वो सुनने में आ रहा है कि AESA बेस्ड जैमर है, यानी कि काफ़ी एडवांस जैमर होने वाला है वो। साथ ही साथ जो तेजस में जो रडार यूज़ हो रहा था वो 2001 के ज़माने का रडार था, जो कि एल्टा का ELM 2032 रडार था। लेकिन अब कड़ी मशक्क़त के बाद अब DRDO ने बना लिया है अपना उत्तम AESA रडार और बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी ये अप टू 200 किलोमीटर की होगी। वहीं जो एग्जिस्टिंग रडार है उसकी जो रेंज है वो 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है 3 मीटर स्क्वायर टारगेट के लिए, यानी कि ये भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। वहीं तेजस के साथ एक और समस्या थी जब इसको IOC के रूप में इंडक्ट किया गया था कि इसमें कोई भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं थी। तो ऐसे तो कोशिश इसमें मीटियोर मिसाइल को भी लगाने की थी, लेकिन फ्रांस नहीं माना और जो MBDA कंपनी है फ्रांस की, उनका कहना है वो सिर्फ फ्रेंच ओरिजिन जो विमान होंगे उसी में लगाएंगे मीटियोर को। तो फाइनली इसमें जो अस्त्र BVR भारत ने खुद की बनाई है उसको लगा दिया गया, लेकिन अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है यानी BVR मिसाइल है, इसको आप बिल्कुल भी कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा। ये जो मिसाइल है ये कई पैरामीटर्स में अमेरिका की जो AIM-120C मिसाइल है उससे भी बहुत आगे निकल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो टर्मिनल मैन्यूवरेबिलिटी है और साथ ही साथ जो इसकी ECCM कैपेबिलिटी है वो AIM-120 से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मैं AIM-120D वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। AIM-120D की रेंज जो है वो अस्त्र Mark 2 मिसाइल जो होगी उसके बराबर होगी, यानी कि अस्त्र Mark 2 पर भी DRDO जो काम कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर प्लस से ज़्यादा की रेंज दे देगी। अभी जो अस्त्र मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर है हेड ऑन चेज़ में, और टेल चेज़ में लगभग ये 40 किलोमीटर की है। साथ ही साथ R-73 मिसाइल को तो पहले से इंटीग्रेट इसमें किया गया था, लेकिन आजकल इसमें SRAM भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल है।
इसके साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा कि इसमें 500 किलोग्राम के यानी कि 1000 पाउंड के हर वैरायटी के बम इसमें लग सकते हैं। पिछले ही साल न्यूज़ आई थी कि इसमें जे डैम को भी लगा दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि जे डैम पूरी दुनिया में कई देश इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि जे डैम जो बम है वो GPS गाइडेड बम होता है, उसको 100 किलोमीटर पहले ही काफ़ी ऊंचाई पर ड्रॉप कर दिया जाता है और बम अपने आप ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ जा करके हिट कर देता है। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इस पर स्पाइस बम भी लगाए जाएंगे, जो कि बालाकोट स्ट्राइक के दौरान यूज़ किए गए थे मिराज 2000 से, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई भी न्यूज़ सामने नहीं है। साथ ही साथ फ्यूचर में आपको जानकारी तो हो गई, इसमें ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस लगाने की भी योजना चल रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस जो होगी वो काफ़ी हल्की होगी, मे भी इसका जो वॉरहेड का साइज़ है वो घटा करके 100 या 150 kg का कर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि रेंज उतनी ही होगी, या रेंज कम भी होती है तो इसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, यानी कि जो भी 150-200 किलोमीटर का स्टैंड ऑफ पोटेंशियल इस विमान को मिल जाएगा। और अगर 300 किलोमीटर की रेंज रहती है तब तो बात ही कुछ और है। अभी की जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है वो काफ़ी भारी है और इस विमान पर लगाने लायक नहीं है, वो सिर्फ सुखोई 30 से ही लॉन्च की जा सकती है, वो भी सिर्फ एक की संख्या में। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी संशय था कि इसकी जो रेंज है कॉम्बैट रेडियस है वो सिर्फ 300 किलोमीटर्स की है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जो एक्चुअल कॉम्बैट रेडियस रहेगी वो लगभग 450 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर्स की रहेगी, एक 500 किलो के बॉम्ब को सेंटर लाइन में लगा करके, और 1200 किलोमीटर के जो ड्रॉप टैंक्स हैं उनको लगा करके, साथ में 2 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर यानी कि अस्त्र BVR और 2 R-73 और साथ में एक जैमर के साथ। अब 500 किलोमीटर की जो कॉम्बैट रेडियस है वो कुछ लोगों को कम लग सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई भी स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर भारतीय वायुसेना अपने बॉर्डर से अगर उड़ान भरती है तो पाकिस्तान के पूरा का पूरा आर पार कर सकती है, सिर्फ इस विमान का इस्तेमाल करते हुए। आप अपनी स्क्रीन से देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहीं अगर ये उड़ान बॉर्डर से उड़ी जाती है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान आर पार हो जाएगा इस तेजस के माध्यम से। यानी कि रेंज अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई इशू नहीं है, और चाइना के पर्सपेक्टिव में भी अगर हम लोग सिर्फ बॉर्डर डिफेंस की बात करते हैं तो रेंज इसमें कोई इशू नहीं है। फिर कुछ लोगों को इशू था कि इसका जो पेलोड काफ़ी कम है, लेकिन पेलोड पिछले साल HAL की वेबसाइट पे मैंने देखा था लगभग 5.2 टन बताया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स लोग पहले कहते थे कि इसमें सिर्फ 3 टन है या 4 टन है, लेकिन HAL ने पिछले साल बता दिया था और वो लगभग 5 टन है। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा लिया गया, पता नहीं क्यों। लेकिन तेजस मार्क 1A जो आएगा उसमें कन्फर्म ये 5 टन के ऊपर ही इसका पेलोड रहेगा, क्योंकि तेजस का जो डेड वेट है वो हटा लिया जा रहा है तेजस मार्क 1A वेरिएंट में। अब कीमत की भी बात कर लेते हैं, तो अभी जो तेजस मार्क 1 आ रहा है वो इतना सस्ता है कि एक राफेल की कीमत में लगभग 5 तेजस आ जाएंगे। लेकिन तेजस मार्क 1A में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग AESA रडार और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा महंगा होता चला जाएगा और वो लगभग राफेल के आधे दाम का पड़ेगा, यानी कि एक राफेल के कॉस्ट में लगभग 2 तेजस मार्क 1A आ जाएंगे। यानी कि अगर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देखें तो आपको 2 तेजस मार्क 1A को एक राफेल से कंपेयर करना चाहिए। हम लोग 1:1 कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग कीमत को अवॉइड कर देते हैं। जबकि कीमत कितनी इम्पॉर्टेंट होती है युद्ध में, हमने यूक्रेन वॉर में भी देख लिया है। जब बिलियंस ऑफ डॉलर रूस ने फूंक लिए तो फिर काम आ रहा है वहीं ईरान से लिया हुआ शायद 136 सस्ता वाला सुसाइड ड्रोन। महंगी मिसाइलें अब ख़त्म हो चुकी हैं रूस की, तो वहीं सस्ते ड्रोन काम आ रहे हैं। तो हमेशा युद्ध में इकोनॉमी भी देखी जाती है। मतलब एक मामूली सा कंपेयर के लिए मैं बता दूं कि 2 तेजस को अगर आप एक राफेल से कंपेयर करते हैं तो 2 तेजस में लगभग 10 टन का पेलोड आपको मिल जाता है। हाँ, रेंज ज़रूर कम रहेगी, लेकिन कुछ और जुगाड़ यूज़ करके आप बॉडी रिफ्यूलिंग करके रेंज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और पर्सपेक्टिव बता दूं कि ये जो तेजस है इकोनॉमिकल होने के कारण भारत इसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि बड़े स्केल पर। उससे इसकी कीमतें और ज़्यादा कम हो जाएंगी। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान और चीन भारत के दुश्मन चल रहे हैं, लेकिन नेपाल का जो रवैया है वो फ्यूचर में हो सकता है कि भारत के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए।
साथ ही साथ आपको नहीं लगता है कि बांग्लादेश में भी आज न कल एक कट्टरपंथी सरकार बन जाएगी या फिर कट्टरपंथी वहाँ की सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी संख्या में तेजस को रखते हैं तो आपको अपने हर तरफ से अपने बॉर्डर को डिफेंस करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप राफेल नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगा आता है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तेजस पर रिसर्च करे, तेजस मार्क 2 को और डेवलप फर्दर किया जाए और इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के माध्यम से इसको और ज़्यादा सस्ता रखा जाए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे भी पूरा ध्यान दिया जाए और इस विमान को जम करके यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि तेजस मार्क 1 अभी तक जो पेपर पे दिख रहा है वो एट पार विथ एनी फाइटर जेट इन द वर्ल्ड है और ये काफ़ी एक्सीलेंट फाइटर है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर और तेजस के बारे में कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।